नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई की तुलना और नफरत फैलाने पर बैन की बात के बाद हुआ विवाद अब दूसरे राज्यों तक भी पहुंचने लगा है। हैदराबाद और कर्नाटक के हारोहल्ली जैसी जगहों पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिला। पुलिस से झड़प भी देखने को मिली। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर होती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस इस पर बैकफुट पर नजर आ रही है। जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस बारे में पूछा गया तो वो बचते नजर आए और कहा कि ये मैनिफेस्टो कमेटी का फैसला था। सुनवाते हैं यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है। This is already Dr. Parmeshwar has clarified. He was a chairman of drafting committee of that. So he has already yesterday replied. I don't want to reply Agreed, that. you're the president, so but why? No, I don't want to reply that. Once my party people have replied, that's why I don't want to give my individual. Why not make it nationally? Rajasthan elections are also coming. Then MP, why not make it nationally? Why only stick to Karnataka? What? Who? In terms of banning Bajrang. Arre, you already we have explained, and again you are asking means you want to create problem for us. तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना। उधर बात करें अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में बजरंग दल पर बैन के मुद्दे की गूंज अब सुनाई देने लगी है। इन दोनों ही राज्यों में इसी साल चुनाव है। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से पूछा कि क्या वो मध्य प्रदेश में भी बजरंग दल पर पाबंदी का समर्थन करेंगे, तो जवाब में कमलनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नफरत फैलाने वाले संगठनों पर बैन लगना चाहिए, चाहे वो कोई भी संगठन क्यों ना हो। तो सुनवाते हैं आपको मुख्यमंत्री का भी बयान और नरोत्तम मिश्रा और कमलनाथ का भी। ये हमारा मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हो रही है। हम तो कहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई कि नफरत, पूरा प्रदेश कह रहा है जो नफरत फैलाए, जो विवाद करवाए, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज हमारी सामाजिक एकता की बात है। मैंने कई उनके ट्वीट देखे, वो बहुत बड़े हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। कभी इनके मंत्री बोको हराम से कर देते हैं। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें अपनी स्थिति को आप स्पष्ट करो। ये वही कांग्रेस जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करती थी, ये वही कांग्रेस जिनने राम सेतु को काल्पनिक कहा था, ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने वाले, आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले अब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी बड़े हनुमान जी के भक्त बनते हैं। प्रतिबंध बजरंग दल पर लगाने की बात कांग्रेस कर रही है। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सामने आए और कहा कि जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर बैन पर विचार किया जाएगा। न्याय प्रक्रिया होती है, कानून हाथ में कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम दूसरे राज्य के आधार पर फैसला नहीं लेते। बजरंग दल ने कुछ किया तो ठीक करेंगे और हमने यहाँ पर उन्हें ठीक किया भी है। बजरंग दल को बैन लगाने की बात क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यहां भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। वहां क्या हो रहा है उसके कारण से यहां ऐसा होगा। यहां की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के
जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से, अब वहां लागू हो गया तो यहाँ करेंगे क्या, वहां ऐसा हुआ तो यहाँ करेंगे क्या। तो सवाल इंडिया का में आज हम पूछ रहे हैं कि क्या बजरंग दल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है, क्योंकि अपने आप में जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति हो गई है, यहाँ पर वो कहीं पर बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है, कहीं पर वो सफाई देती हुई नजर आ रही है, कहीं पर रुख पर कायम भी नजर आ रही है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ कर्नाटक से जुड़ रहे हैं निहाल कुदवई और स्टूडियो में मेरे साथ हैं अखिलेश शर्मा। अखिलेश जी, पहले मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया हमने अपने दर्शकों को दिखाई, वो बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। अगर आपके घोषणा पत्र में ये बात थी तो कहीं ना कहीं आप उस पर कायम होते, आप रहते उस चीज पर, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जो मैनिफेस्टो कमेटी थी उसका डिसीजन था कि आप पूरे देश में लागू करेंगे, उस बात से वो बचते हुए नजर आए। तो बैठे बिठाए एक मुद्दा कांग्रेस ने बीजेपी को दे दिया, और वो भी हर बार की तरह ठीक चुनाव से पहले। बिल्कुल ऐसा लगता है कांग्रेस को इस बात का एहसास हुआ है अदिति की जो मुद्दा उठाया है बजरंग दल का, इसका नुकसान उन्हें हुआ इस लिहाज से क्योंकि जो उनके दूसरे मुद्दे थे, कर्नाटक में विकास के मुद्दे हों या जो तमाम उन्होंने वादे किए, सामाजिक न्याय का मुद्दा था, ये सारे मुद्दे जो है वो किनारे हो गए। उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है मीडिया में, लोगों में, और सिर्फ बजरंग दल के मुद्दे पर ही चर्चा हो रही है। यही कारण है कि कल डीके शिव कुमार से जब पूछा गया था मैनिफेस्टो रिलीज होने के बाद तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। आज आपने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, और अब से कुछ देर पहले डीके शिव कुमार ने एक बार फिर से अपनी बात स्पष्ट की। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि बजरंग बली और बजरंग दल में आपको अंतर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो खुद भी बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बजरंग दल और बजरंग बली में अंतर है। क्योंकि कल जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी आक्रामक हुए थे, उसके बाद अब कांग्रेस को भी इस बात का एहसास हुआ है कि ये फर्क करना, जनता को बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा मैसेज ना जाए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बजरंग बली के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है या बजरंग बली के खिलाफ उन्होंने कोई बात की। तो यहाँ भी दिल्ली में भी कल इस बात को कहा गया, रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से भी ये बात कही गई और आज डीके शिव कुमार की ओर से भी ये बात कही गई। बिल्कुल निहाल, आपके पास भी आना चाहेंगे। अब तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जब से सामने आया उसके बाद 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, किस तरह की प्रतिक्रिया वहां पर देखने को मिल रही है, और क्या वजह है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो खुलकर उस पर कर्नाटक में कम से कम सामने आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? क्यों वो बचाव की मुद्रा में है? देखिए, ये जो मामला है आरएसएस और बजरंग दल, इसको लेकर के कांग्रेस के जितने भी नेता हैं विधानसभा के अंदर, विधानसभा सत्र के बाहर और कई बार ऑन रिकॉर्ड इस तरह की बयानबाजी वो कर चुके हैं, जो कुछ भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बार दिख रहा है। यानी कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि वो शुरू से ही पीएफआई और बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग कर रहे थे। एक संगठन पर लगा है, दूसरे पर नहीं लगा है। अगर उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है, कानून का उल्लंघन होता है, तो वो सबको एक ही तराजू में रख करके तौलेंगे। इसी के बाद से यहाँ पर विवाद उठ खड़ा हुआ। अब डीके शिव कुमार को ले लें या जो दूसरे कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो सुरजेवाला हो जो कि कर्नाटका के प्रभारी हैं, उनका ये कहना है कि जैसा कि अखिलेश जी का भी अभी विस्तार से बता रहे थे कि बजरंग दल का सदस्य होना और लॉर्ड हनुमान दोनों में बहुत फर्क है। दोनों को एक दूसरे से आप जोड़ के नहीं देख सकते हैं, और दोनों तरफ से काफी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से आपको प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आज बेंगलुरु में एक प्रदर्शन भी बजरंग दल की तरफ से किया गया, हालांकि छोटा ही प्रदर्शन था, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पर अपनी बात रखी। वो बड़ा एक आयोजन करना चाहते थे, शायद हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस की तरफ से इजाज़त नहीं मिली, और ऐसे में एक छोटा सा उन्होंने मैसूरू बैंक सर्कल में 15-20 लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने नारेबाजी की, बाद में वो वहां से चले गए। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस ये समझाने की कोशिश कर रही है कि बजरंग दल और लॉर्ड हनुमान यानी हनुमान जी दोनों में बहुत फर्क है। और डीके शिव कुमार का बयान आप सुनिए। डीके शिव कुमार जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उनका यह कहना है कि वो खुद भी हनुमान जी के भक्त हैं, और कर्नाटका के लोगों को पता है कि हनुमान जी कौन है, हनुमान जी और बजरंग दल क्या है। तो बजरंग दल, कांग्रेस, बीजेपी और इनके बीच में आपस में टकराव बहुत पुराना है। और अभी देखिए, हाल ही में शिवमोगा में जब एक हत्या हुई थी बीजेपी के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हर्षा की, उस वक्त भी ये मामला काफी चर्चा में आया था। तो कुल मिलाकर के ये जो यहाँ पर एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, लेकिन जिस तरह से ये मामला आगे सामने आया है, जिस तरह से एक मुद्दा बनता जा रहा है, ऐसे में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे दोनों तरफ से एक दूसरे पर बीजेपी और कांग्रेस लगा रही थी, ये सब पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। जी निहाल, आप बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश, यहाँ पर
हमने लेकिन दो दूसरे बयान भी सुने। हमने कमलनाथ को भी सुना जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि नफरत फैलाने वाले संगठन जो है उन पर बैन लगाना चाहिए। उधर हमने भूपेश बघेल को भी सुना, वो भी सख्ती से उस रुख पर कायम नजर आ रहे हैं। लेकिन जो राज्यों के जो नेता हैं उनकी जो स्टैंड है, वो जो स्टैंड ले रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे या डीके शिव कुमार जो स्टैंड ले रहे हैं, उसमें इतना फर्क क्यों और उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, बिल्कुल साफ बात यह है कि कर्नाटक में, जहां पर कि खासतौर से तटीय कर्नाटक है, वहां पर हिंदुत्व के मुद्दे बीजेपी प्रमुखता से उठाती आई है और बीजेपी को इसका लाभ भी तटीय कर्नाटक में मिला है। और यही कारण है कि कर्नाटक में जो बीजेपी का मैनिफेस्टो भी आया आदिति, उसमें चाहे वो समान नागरिक संहिता की बात हो, चाहे एनआरसी की बात हो, ये वो सारे मुद्दे हैं जो कि बीजेपी के हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही मुस्लिम आरक्षण जो बीजेपी सरकार ने वहाँ पर खत्म किया और 4% था, उसको 2% वोकल लिंगायत समाज में बांट दिया, उसको भी बीजेपी अपनी एक प्रमुख उपलब्धि के तौर पर बता रही है। तो ये वो सारे मुद्दे जो ध्रुवीकरण की ओर पार्टी को लेकर के जाते हैं। लेकिन एक प्रश्न ये उठा था कल कि जब ये आपने किया है कर्नाटक में, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे, तो जहां पर आपकी सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, वहां पर तो आपकी सरकार है, तो वहां पे आप लगा के दिखाते क्यों नहीं? ये सवाल कल पूछा गया। तो यही कारण है कि आज एक बार फिर से, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने नरोत्तम मिश्र, उन्होंने कमलनाथ को पत्र लिखकर पूछा कि आपका क्या स्टैंड है बजरंग दल के ऊपर, बताइए। और यही सवाल जो है बघेल, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनके सामने भी उठाया गया। लेकिन एक बात यहाँ पर देखने की होगी, दिग्विजय सिंह जो कि सबसे ज्यादा मुखर रहते हैं कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता जो संघ परिवार, वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलते हैं, जब भी उनसे पूछा जाता है कि आप इतना ज्यादा बोलते हैं कि हर समस्या के पीछे यही संगठन है, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जब आपकी सरकार थी यूपीए की, तब इन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? या जब आप एमपी के सीएम थे, तब आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? तो उस पर वो ये कहते हैं कि जब भी इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो इसका फायदा उठाते हैं और ज्यादा ताकतवर होकर उभरते हैं। ये दिग्विजय सिंह की दलील है। तो कमलनाथ को उन्हीं से बात कर लेनी चाहिए कि आखिर इस पे लगाया जाए या न लगाया जाए। और जो बात कमलनाथ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने किसी संगठन का नाम तो नहीं लिया था। जब नफरती भाषण वाली बात जब आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राज्य सरकारों को सियो मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इस पे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, किसी शिकायत का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, कमलनाथ अभी चूंकि विपक्ष में है, वो हो सकता है इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ें। और जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी यह वादा करेगी, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी वो इस पर तय करेगी। तो ये इतना आसान विषय नहीं है। ये एक ऐसा विषय है जो बीजेपी को, संघ परिवार को ताकतवर होने का मौका देता है, क्योंकि वो इस बात को, जैसा कि कल पीएम मोदी की तरफ से हमने सुना, जिसके बाद अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नहीं, बजरंग बली में और बजरंग दल में फर्क है, क्योंकि वो बात पीएम मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भगवान श्री राम को ताले में बंद रखा और अब जो बजरंग बली की जय बोल रहे हैं उनको भी ताले में बंद रखने की बात कह रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ ये बात कही। लेकिन अब कांग्रेस को ये लग रहा है कि उन्होंने दोनों चीजों को एक साथ कर दिया। और रही बात पीएफआई की, तो आपको ये देखना होगा कि जब पिछले साल सितंबर में पीएफआई पर बैन लगाया गया था, तो कर्नाटक, गुजरात और यूपी 3 राज्य थे जहां से कि ये मांग आई थी कि पीएफआई पर बैन होना चाहिए। और जब केंद्र सरकार ने बैन लगाया तो कई अन्य राज्य जो थे, जिसमें केरल भी शामिल है, जिसमें तमिलनाडु भी शामिल है, वहां पर भी पीएफआई के ऊपर बैन लगाया गया, क्योंकि पीएफआई के खिलाफ लगातार शिकायतें इस तरह की मिलती रही। और ये साफ तौर पर कहा गया कि जो सिमी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है उसके साथ इनके रिश्ते हैं। और कई ऐसी घटनाएं थी इसमें कि पीएफआई के सदस्यों के हाथ जो उसमें पाया गया था। तो ये एक मामला एक अलग हो जाता है। लेकिन बजरंग दल की जहां तक भूमिका है, उसके ऊपर भी इसी तरह के आरोप खासतौर से लगते हैं। और जब पीएफआई के ऊपर पिछले साल प्रतिबंध लगा था, तब ये बात कांग्रेस की ओर से भी और लालू प्रसाद यादव की ओर से, सीताराम येचुरी की ओर से भी उठाई गई थी कि अगर आप पीएफआई पर लगा रहे हैं तो आप बजरंग दल, बाकी दलों पर क्यों नहीं लगाते। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने उसी बात को आगे बढ़ाया। लेकिन बीजेपी को एक मौका मिला है ये कहने का कि कांग्रेस पीएफआई और बजरंग दल दोनों को एक साथ ब्रैकेट करके, इक्वल करके तुष्टीकरण कर रही है। क्योंकि जब पीएफआई पर बैन लग चुका है तो उसको एक तरह से बजरंग दल के समकक्ष रख के ये कहना चाहती है कि जैसे पीएफआई है वैसे बजरंग दल है। बिल्कुल। निहाल, अब आपके पास आएंगे, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं। आप बहुत लंबे वक्त से, दशकों से आप कर्नाटक की राजनीति को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझना चाहूंगी, जो बात अखिलेश जी ने कही कि पीएफआई से तुलना करने की बात आई और जिस तरह से कांग्रेस पर आरोप लग रहे थे कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण वो कर रही है, तो जो घोषणा पत्र में बात आई, इसके बाद क्या उस तरह के आरोपों को और पुख्ता होते हैं कांग्रेस के ऊपर? और राजनीतिक दृष्टि से क्या लग रहा है आपको, क्या ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि अब बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। यहाँ तक कि अखिलेश जी ने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से उसे जोड़ा है। देखिए, ये जो मुद्दे हैं बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी, ये काफ़ी कोस्टल तटीय इलाके में काफ़ी मजबूत है। इसमें 3 जिले आते हैं, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी के, और कुल 19 सीटें आती हैं यहाँ पर। इन 19 सीटों पर निश्चित तौर पर इस मुद्दे का
ये जो मामला अभी खड़ा हुआ है इसका असर पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए 7 सीटें बेंगलुरु अर्बन शहर की, वहाँ भी ध्रुवीकरण काफ़ी तेज होगा और साथ ही साथ हुबली, धारवाड़ और इसके आसपास की जो आधी दर्जन सीटें हैं वहाँ पर ध्रुवीकरण होगा। कितनी सीटों पे फर्क पड़ेगा ये अभी नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि ध्रुवीकरण की जो कोशिश है, चाहे वो पीएफआई के नाम पर हो या आरएस या फिर बजरंग दल के नाम पर हो या मुस्लिम आरक्षण हटाने के नाम पर हो या एनआरसी, और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का जो मैनिफेस्टो है वो सीधे तौर पर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने वोटर्स को समझते हुए ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ एनआरसी वो लागू करेंगे। कांग्रेस ने कह दिया कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो पीएफआई की तरह बजरंग दल के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो ध्रुवीकरण की कोशिश बिल्कुल साफ है, पूरी लकीर जो है वो खींची हुई है। आपको मैंने कुछ सीटें बताई, तकरीबन 30 के आसपास सीटें हैं जिस पर असर पड़ सकता है। कितना असर पड़ेगा ये तो यहाँ के जो मतदाता है वो तय करेंगे, लेकिन इतना तय है कि कल से आज तक जो दूसरे मुद्दे थे, जैसे भ्रष्टाचार 40% लगा रही थी बीजेपी सरकार पर, वो मुद्दा आपको सुनाई नहीं देगा। बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा भी फिलहाल आपको सुनाई नहीं दे रहा है। 4% आरक्षण खत्म करने का मामला दोनों ही तरफ से अभी फिलहाल पिछले 2 दिनों से इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अब देखना है कि ये कितना ज्यादा खिंचता है और कहां तक जाता है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निहाल भी उठा रहे हैं कि किस तरह का फर्क होगा, और ध्रुवीकरण की कोशिश जो है वो अपनी अपनी तरफ से अपने अपने तरीके से पार्टियां यहाँ पर करती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर कर्नाटक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने बजरंग दल और बजरंग बली को लेकर जो बात कही है वो यहाँ पर हम बता देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है और दोनों का फर्क भी अब समझा रही है। सुनवा देते हैं आपको डीके शिव कुमार का बयान। ನಾವು ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತವರು ನಾವು ಶಾಂತಿ ತೋಟ ಕದಲಬಾರದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಜರಂಗ್ ದಳ್ಗೂ ಹನುಮಂತಂಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹನುಮಂತನೇ ಬೇರೆ, ಬಜರಂಗ್ ದಳನೇ ಬೇರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಫಿಟ್. ಏನು ಆಂಜನೇಯನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಾರೆ ಬಜರಂಗ್ ದಳ ಅಂತ. ಆಚೆ ಅವರು ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಮಾರಲ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ. ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಓದಿ. तो यहाँ पर डीके शिव कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि बजरंग दल और बजरंग बली अलग अलग हैं और कर्नाटक के लोग दोनों का फर्क समझते हैं। अखिलेश, यहाँ पर यही बात अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है, ये जो मुद्दा है क्या ये वाकई में कांग्रेस को डैमेज कर सकता है? क्योंकि अब तक जिस तरह की खबरें आ रही हैं जमीन से, कांग्रेस अच्छी वहां पर स्थिति में नजर आ रही है कर्नाटक के चुनाव में। देखिए, परसेप्शन की लड़ाई होती है चुनाव में, एक बड़ी लड़ाई परसेप्शन की होती है। जब जैसा कि निहाल भी जिक्र कर रहे थे कि 40% कमीशन और ये जो मुद्दा भ्रष्टाचार का एक बड़ा माहौल भी कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया था, उसमें बीजेपी ने कम से कम इस मुद्दे के जरिए छेद लगाने की पूरी कोशिश जरूर की है। देखिए, कई सारे मुद्दे जो कल मैनिफेस्टो में थे वो दब गए, जिनकी चर्चा नहीं हो रही है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जिक्र करके आए थे आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का, 50% से 75% करने का कांग्रेस ने वादा किया। सामाजिक न्याय का एक बड़ा कदम है, उसकी कोई चर्चा नहीं की जा रही है। जो मुस्लिम आरक्षण 4% बीजेपी सरकार ने खत्म किया, उसको कांग्रेस ने बहाल करने का वादा किया था, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस को भी अब समझ में आ रही है कि एक छोटा मुद्दा या एक लाइन जो जिक्र किया गया था उसको किस तरह से जो है इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, और इसलिए कांग्रेस के नेताओं को सफाई देते जो है समझ में नहीं आ रहा कि सफाई क्या दी जाए। और इसीलिए बार बार वो कह रहे हैं कि नहीं, बजरंग बली अलग है और बजरंग दल अलग है, लेकिन बीजेपी ने इसकी भी काट निकाली है। बीजेपी जो आपने शिवराज सिंह चौहान को सुना, और कल भी जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ कह रहे थे कि ये वही यूपीए कांग्रेस है जो सुप्रीम कोर्ट में कह के आई थी कि भगवान राम का अस्तित्व हम नहीं मानते। तो वो अब लड़ाई जो है बजरंग बली से लेकर भगवान राम और फिर आगे कहाँ जाएगी भी देखने की बात होगी। तो निहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़े। अखिलेश जी, आपका भी शुक्रिया यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि कर्नाटक की जनता जो है वो किस तरह से वोट करने जब जाती है तो इन मुद्दों को देखती है। क्या जो मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी का, महंगाई का, आरक्षण, किस तरह के मुद्दों को ध्यान में रखती है, या ये जो ध्रुवीकरण राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं उसके जाल में फंसती हुई जनता नजर आएगी। इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको हम
दिखाएंगे। पहलवानों से मिलने आज ओलंपिक अध्यक्ष जो है, ओलंपिक समिति की जो अध्यक्ष है पीटी उषा पहुंची और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहलवानों की तरफ से होने वाली है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। और अब हम अपने पहलवानों की बात करते हैं जो जंतर मंतर पर 11 दिनों से बैठे हुए हैं, धरने पर हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना कर रहे, प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मिलने पहुंची। पीटी उषा ने पहलवानों से बातचीत की और पिछले 11 दिनों से उनका जो विरोध प्रदर्शन है उसे खत्म करने की भी उन्होंने अपील की। इस दौरान उनकी सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है, ये भी उन्होंने कहा। बताया जा रहा है कि पीटी उषा ने पहलवानों से धरना प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है। इससे पहले भी पीटी उषा पहलवानों के बारे में ये बयान दे चुकी हैं कि ऐसे धरना प्रदर्शन करना ठीक नहीं है, ऐसे में देश की छवि धूमिल होती है। उन्होंने पहलवानों के धरने को अनुशासनहीनता भी करार दिया था, लेकिन आज जब पीटी उषा अचानक वहां पर पहुंची हैं तो ये बात जो है सबके जहन में आई है, क्योंकि कल इस मामले पर सुनवाई भी होने जा रही है। तो आखिर इस कदम के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले सुनवाते हैं पीटी उषा से मिलने के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने क्या कुछ कहा। उठ जाए दिया कि हमें न्याय चाहिए, हमें कोई ना तो हमारी गवर्नमेंट से कोई लड़ाई है ना हमारी किसी और से लड़ाई है, चाहे वो पार्टी है विपक्ष है, किसी के साथ हमारा कोई नहीं है। हम सिर्फ कुश्ती के लिए बैठे हैं। अगर कुश्ती में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो एलिगेशन लगे हैं वो उनके ऊपर सिद्ध होने के बाद उनको जो क्या वो सरकार की तरफ से कोई सोल्यूशन लेकर आई थी या वो मैसेज। और सीधा रुख कर रहे हैं हम जंतर मंतर का, जहां पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला मौजूद हैं। रवीश, आज अचानक से पीटी उषा वहां पर पहुंची हैं, यहाँ पर कई सारे सवाल हैं रवीश, क्योंकि पहले भी ये पहलवान जो हैं वो धरने पर बैठे थे, लेकिन आईओए की तरफ से कोई उनसे मिलने नहीं पहुंचा था। लेकिन अब जब कल सुनवाई एक बार फिर से कोर्ट में होने जा रही है, उसके बाद आज पीटी उषा वहां पर पहुंची हैं, क्या कोई परिवर्तन नजर आ रहा है? क्या पहलवानों के रुख में कोई बदलाव आया है? जी देखिए, पहलवानों की ओर से आज सुबह से हम लोग यहाँ पर हैं। थोड़ा तेवर जरूर नरम पड़े हैं पहलवानों के। अभी 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये कहा गया कि जो पीटी उषा के साथ में मुलाकात हुई है उसके बारे में बातचीत 2 बजे करेंगे मीडिया के साथ में। फिर ये कहा गया कि 4 बजे करेंगे, और अभी एक नया टाइम दिया जा रहा है कि 5 बजे हो सकता है कि पहलवान इस मुद्दे पर बात करें। लेकिन जैसा कि एक प्रारंभिक जो है वो बयान बजरंग पुनिया का आया है, जिसमें बजरंग पुनिया ने ये कहा है कि पीटी उषा ने उनको आश्वासन दिया है कि वो इसका समाधान जल्दी से करेंगे और वो खिलाड़ियों के साथ में हैं। तो ये अभी तक एक बयान बजरंग पुनिया का आया है। लेकिन आपको याद है कि कुछ दिन पहले पीटी उषा ने ही ये कहा था कि इस तरीके का जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट है उसको पहलवानों को नहीं करना चाहिए और ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। और उस बयान के बाद में साक्षी मलिक से हमारी बात हो रही थी, और भी जो दूसरे पहलवान बैठे हुए धरने पर, उनका ये कहना था कि इस तरीके से चूंकि पीटी उषा एक बड़ी खिलाड़ी रही हैं, आइकॉन है वो एक यूथ की, तो उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं धरने पर बैठे पहलवानों की नाराजगी थे। लेकिन आज जो है वो पीटी उषा यहाँ पर आई, पहुंची, तकरीबन 20 मिनट तक उनसे बातचीत हुई पीटी उषा की। लेकिन जब वो बाहर निकलने लगी तो मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, पर वो हाथ जोड़कर जो है वो मीडिया से बचते बचाते हुए यहाँ से निकल गई। उम्मीद अब यही अदिति जताई जा रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है और अब जो है लग यही रहा है कि इस का समाधान खोजने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। और एक दरवाजे, एक खिड़की आप कह सकते हैं कि पीटी उषा के तौर पर एक खोला गया है ताकि कुछ बातचीत हो, क्योंकि बीते हम 10 दिनों से लगातार देख रहे हैं उस तरीके का संवाद नहीं हो रहा है सरकार और धरने पर बैठे खिलाड़ियों के बीच में। यही वजह है कि यहाँ से आरोप होता था, फिर ब्रजभूषण सिंह की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जवाब दिया जाता था। तो लगातार कई दिनों से यही चल रही है, आरोप प्रत्यारोप की एक गर्मी जो है वो चल रही थी। आज ये उम्मीद है कि पीटी उषा यहाँ पर आई हैं, एक बारिश लेकर आई हैं, थोड़ा ठंडक जरूर जो है वो सियासी जो टेम्परेचर है और जो आरोप प्रत्यारोप का तापमान है उसमें जरूर कुछ कमी आएगी। लेकिन अभी देखना है कि 5 बजे ये खिलाड़ी
क्या बोलते हैं। और सबकी निगाहें इन खिलाड़ियों का भी कहना है कि धरने पर वो लगातार अभी फिलहाल बैठे रहेंगे। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की ओर सबकी निगाहें इस चीज हैं पर कि कल सुप्रीम कोर्ट जो है खिलाड़ियों वो का क्या रुख फैसला रहता सुनाती है। है। 5 बजे लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं उसमें वो क्या कुछ कहेंगे, ये इस पर भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविश इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर खिलाड़ी साफ तौर पर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं फिलहाल, और वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने एनडीटीवी से कहा है कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, उन्हें पुलिस और कोर्ट पर पूरा भरोसा है, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री कहें तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। क्या है आरोप, क्या है जरा आरोप भी देखो ना आप। सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, क्या यौन उत्पीड़न? बंद कमरे की कोई बात है? मेडल पहनाने की बात है, फोटो खिंचाने की बात है। और इन्होंने एक एक खिलाड़ी का मैं 100 फोटो देने को तैयार हूं, 100 फोटो देने को तैयार हूं। ये हमारे पारिवारिक फंक्शन में आते थे, हम इनके पारिवारिक फंक्शन में जाते थे, बेटी बाप की तरह रहते थे, हमारे बहुओं के साथ मिलते थे, हमारी बेटियों के साथ मिलते थे, हमारे लड़कों के साथ मिलते थे। ये तमाशा मचा दिया आपने, बदनाम कर दिया खेल को, कुश्ती को बदनाम कर दिया। 1000 लड़कियों पर आरोप लगा दिया आपने, 1000 लड़कियों के साथ हुआ है। अरे ये जब इनको हकीकत कभी अपने ठंडे मन से सोचेंगे तो रोएंगे कि इन्होंने क्या कर दिया। इन्होंने देश की जो इज्जत है, मान है, सम्मान है, उन सबको इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। 1000 लड़कियां, क्या मजाक है। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं, ये देश बजरंग पूनिया के हिसाब से नहीं चलेगा, विनेश के हिसाब से नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलेगा और संविधान के हिसाब से चलेगा। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि ये आंदोलन अब इन खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुका है। ये खिलाड़ी बेचारे जो बड़े भोले भाले होते हैं, ये मोहरा बन गए, शिकार बन गए, इनको यूज कर लिया। इनके मंच से मोदी जी को गाली दी जा रही है, इनके मंच से योगी जी को गाली दी जा रही है, इनके मंच से हमारे बहाने पूरी भारतीय जनता पार्टी को कटघरी में खड़े करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए मैं जो संदेश जाना था वो चला गया। ये आंदोलन, मैं फिर आपसे वादा करता हूं, ये दिल्ली पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाएंगे। तो बोला ही बोल रहे हैं कि वो दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के पास है, तो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, आप उनके करीबी हैं, तो सीबीआई से करा दो, तो फिर सवाल उठाएंगे। तो इसका एक ही रास्ता है कि भारत सरकार अपना कामकाज छोड़ करके किसी को केयर टेकर बना करके इसकी जांच करवा दे, या किसी दूसरी एजेंसी से जांच करवा दे। ये क्या तमाशा है भाई। और अब आपको सीधे कर्नाटक लिए चल रहे हैं, जहां पर बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है। हमारे कुर्बा परिवारों की मदद की जा रही है। आज देश में पशुओं के मुफ्त टीकाकरण का जो राष्ट्रीय अभियान चल रहा है, उससे भी इन साथियों का लाभ हुआ। देश में पहली बार छोटे किसानों को सीधे बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिला है। बेलगावी के लाखों किसानों के बैंक खाते में लगभग 1300 करोड़ रुपए पहुंच चुके। एक जिले में 1300 करोड़ रुपए, और दिल्ली से 1 रुपया निकलता है ना, पूरे के पूरे 100 पैसे उसे खाते में जमा होते हैं। बीच में कोई पंजा हाथ नहीं मार सकता है। कार्मिक, श्रमिक, ऐसे हर वर्ग को पहली बार पेंशन और बीमा की सुविधा भी मिली है। बीजेपी सरकार ने ही पहली बार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, जो फुटपाथ पर दुकान लगा करके खड़े रहते हैं, उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई है। इससे भी कर्नाटका के लाखों साथियों को मदद मिली। हमारे कुंभारा, कम्मारा, अक्कसालिगा, शिल्पी, गारे केल सदवा, बड़गी जैसे साथियों के लिए भी हम पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं। बंधु भगिनी रहे, मुद्रा योजना ने तो देश में छोटे उद्यमों के रूप में एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार किया है। कर्नाटका इसके सबसे बड़े लाभार्थी राज्यों में से एक है। यही बेलगावी जिले में हजारों लोगों को
बिना बैंक गारंटी मुद्रा लोन दिए गए हैं। इनमें से अधिकतर मेरी माताओं बहनों ने लिए हैं, स्वरोजगार शुरू किए हैं। सहोदर सहोदरियों रे, गरीब कल्याण रोजगार, स्वरोजगार से लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा ही काम कर्नाटका को नंबर 1 बनाएगा। इसलिए अब कांग्रेस का रिवर्स गियर नहीं चाहिए, डबल इंजन की स्पीड ही चाहिए। और इसलिए घर घर एक बात पहुंचानी है, ई बार या निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार। भाइयों बहनों, 1 सप्ताह बाकी है, घर घर जाएंगे। ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए। घर घर जाएंगे, हर पोलिंग बूथ को जीतने का काम करेंगे। एक एक पोलिंग बूथ जीतेगा, एक भी पोलिंग बूथ हारेंगे नहीं ना। हर पोलिंग बूथ हमारा चुनाव जीतने का बहुत बड़ा किला है। उस किले को जीतेंगे ना, पक्का जीतेंगे। हर परिवार में जाएंगे, मतदान करवाएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे? क्यों ठंडे पड़ गए भाई? चुनाव में तो करेंगे, लेकिन मेरा काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा पर्सनल काम है, करेंगे। ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताओ तो मैं भरोसा लेके जाऊं। और अब आपको महाराष्ट्र लिए चल रहे हैं, जहां पर एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार पर इस्तीफा वापसी का दबाव बनाने में जुटे हुए हैं और उनके करीबी माने जाने वाले जितेंद्र आव्हाड ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि शरद पवार मान जाएं। और जो ऐलान उन्होंने कल किया है, यहाँ पर ये भी साफ करना ज़रूरी है कि अभी उन्होंने फैसला नहीं लिया है, अभी उन्होंने ऐलान किया है कि वो एनसीपी के अध्यक्ष पद से हट जाएंगे, उसे छोड़ देंगे। यहाँ पर जितेंद्र आव्हाड के अलावा कुछ और नेता भी सामने आए हैं और अपना पद छोड़ने की बात कर रहे हैं। अनिल पाटिल ने भी पवार से अपना फैसला बदलने की मांग करते हुए इस्तीफे की पेशकश की। प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि शरद पवार ने अचानक इस्तीफा दिया है और उनको मनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। सुनवाते हैं प्रफुल्ल पटेल का बयान। आज भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे बड़े, आपने देखा होगा, उत्सुकता के साथ चाहते थे कि पवार साहब ने अपना राजीनामा वापस लेना चाहिए। लेकिन बात यही है कि हमने भी आज, मैंने भी और अजीत पवार थे, सुप्रिया सुले थी, छगन भुजबल भी आए, बाकी के सभी हमारे मान्यवर बहुत सारे नेता आए और ये सब बातों को लेकर हमने आज फिर भी कोशिश की बात करने की। चाको जी हमारे केरल से भी आए थे, बाकी भी और हमारे पदाधिकारी इधर उधर से आए थे बाहर के राज्यों से। तो हमने ये कोशिश किया है कि पवार साहब से गुजारिश की, विनती की। अब उन्होंने फिर भी, जैसे मैंने कहा कि 1-2 दिन का वक्त हमने देना चाहिए, इसलिए अब आज इस पूरी गतिविधि को यहीं हम विराम देते हैं। कल जो भी कुछ होगा हम आपके सामने बताएंगे। तो कुछ और विधायक भी हैं जो सामने आए और इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। उनमें से एक है अनिल पाटिल, उनसे बातचीत की है सोहित मिश्रा ने। एनसीपी विधायक अनिल पाटिल मौजूद हैं। सर, आप आज बैठक में आए, कल भी हमसे जब आप बात कर रहे थे तभी आपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी। आज क्या कुछ तय हुआ? कल तो एक चर्चा ये हो रही थी कि शरद पवार अध्यक्ष बने रहेंगे और एक वर्किंग प्रेसिडेंट या कार्याध्यक्ष है वो लाया जाएगा। आज और भी कोई फार्मूला दिए गए, क्या क्या फार्मूला आज आप लोगों ने? पहली बात तो इस्तीफा मैंने कल पवार साहब की तरफ भेज दिया। इसके लिए आज मिलने के लिए मेरे को यहाँ आना पड़ा और इस्तीफे के ऊपर उन्होंने सूचित कर दिया सभी कार्यकर्ताओं को कि इसके आगे किसी ने इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग साथ में मिलकर पार्टी का काम करेंगे। दूसरी बात कि वर्किंग प्रेसिडेंट होने को ना, ये जो चर्चा चल रही है, इसको मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने मीडिया के पूर्ण विराम देने को होना। सभी नेतागण जो है, हर एक पार्टी का जो प्रदेश का जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से या वर्किंग कमेटी के जितने भी मेंबर है उनके थ्रू पवार साहब को यही आग्रह हो रहा है कि आप किसी भी हालत में आगे
2024 का चुनाव हो या उनकी राज्यसभा की टर्म हो, तब तक के लिए वो अध्यक्ष रहना पसंद करते हैं। यानी कम से कम चुनाव तक या जब तक उनका जो टेन्योर है राज्यसभा में वो रहे तब तक वो अध्यक्ष रहे, फिर उसके बाद आगे के बारे में टेन्योर जब तक है राज्यसभा का, ये सभी लोग आग्रह कर रहे हैं। वो नहीं हो सकता तो कम से कम 2024 के विधानसभा लोकसभा की चुनाव है तब तक के लिए उन्होंने रहने को ना। ये एक नया फॉर्मूला आज हम लोगों का आग्रह है कि तब तक के लिए कम से कम आप रुकिए, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी बात का नकार भी नहीं दिया और किसी बात के ऊपर सहमत भी नहीं हुए। वर्किंग कमेटी जो डिसीजन लेंगी उसके ऊपर सब निर्भर है। सौरभ, अगर आपको आवाज आ रही है तो यहाँ पर आपसे हम समझना चाहेंगे कि कहां तक पहुंची है शरद पवार को मनाने की कोशिशें, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक सब कह रहे हैं कि आप या तो अपने पद पर वापस आइए या आप हमारा इस्तीफा ले लीजिए। देखिए, जरूर एनसीपी के कार्यकर्ता और एनसीपी के नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं के मन में ये भावना जरूर है कि शरद पवार पार्टी है, पार्टी शरद पवार है। इस सेंटिमेंट के साथ जब लोग सुनते हैं कि वो इस्तीफा देना चाहता है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, तब ज़रूर ये बात होते हैं कि हम भी इस्तीफा दे दें उनके साथ, क्योंकि वो मानते हैं कि शरद पवार पार्टी है, पार्टी शरद पवार है। इसी सेंटिमेंट को प्रफुल्ल पटेल ने भी आज दोहराया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये समय आता है कि हमें चुनना पड़े कि आगे कौन नेता बनेगा पार्टी का, तब हम सहमति से ये नेता चुनेंगे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन सूत्रों अनुसार जो पता हमें चला है, नेशनल कंसेंसस और नेशनल फेस एनसीपी नेशनल प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, जो दूसरे पार्टी के साथ बातचीत कर सकते हैं, जो दूसरे और नेशनल रीजनल पार्टीज है उनके साथ रिश्ता रखते हैं, और सुप्रिया सुले को लेकर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश है। और इसमें कई लोग प्रफुल्ल पटेल का नाम भी डाल रहे हैं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ब्रीफिंग के समय आज कहा कि जब ये समय आएगा कि हमें चुनना पड़ा, अब तो हम शरद पवार जी से कहे हैं कि वो अपने इस्तीफा वापस ले ले। अगर वो अपने इस्तीफा वापस ले लेते तो ये सवाल का हमको ये प्रश्न नहीं खड़ा होगा कि हमें दूसरा कोई नेता चुनना पड़े। अगर वो नहीं मानते हैं, अगर वो अपने डिसीजन पे टिके रहे, तो ज़रूर ये बात हमको आगे सोचना पड़ेगा और तब सहमति से राष्ट्रवादी कांग्रेस अपने नेता चुनेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो आज यही सारे बातें को लेकर सबने मिले जी। शाम को भी कुछ नेता मिलने वाले हैं उनसे, लेकिन ये कहा है कि ये कोई नेता चुनने का मीटिंग नहीं था, ये सिर्फ उनको समझाने का, उनको अपील करने का के लिए लोग आए थे और ये जारी रहेंगे आने वाले कुछ दिनों के लिए। उन्होंने 3 दिन समय मांगे हैं, तो 3 दिन हम पूरे कोशिश करेंगे कि वो अपना इस्तीफा वापस ले ले, ऐसे प्रफुल्ल पटेल का कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अब नजर रहेगी कि शरद पवार का रुख आखिर क्या रहता है, और नहीं तो आखिर अगर कोई फैसला लेते हैं तो किसे अध्यक्ष बनाया जाता है और क्या उस अध्यक्ष पर पूरी पार्टी एक मत होगी, एक राय हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। गो फर्स्ट एयरलाइंस की बात करते हैं, जो दिवालिया होने की कगार पर है। उसने अगले 3 दिनों यानी 3, 4 और 5 मई की टिकट बुकिंग बंद कर दी है। तेल कंपनियों के बकाये का भुगतान नहीं कर पाने के चलते एयरलाइंस ने ये फैसला किया है और इसी के चलते सभी 3 दिनों की उड़ानें बंद हैं। दरअसल गो फर्स्ट कैश एंड कैरी मोड में अपनी फ्लाइट ऑपरेट करती है, यानी कि एयरलाइंस को रोज जितनी उड़ानें भरनी है उसके मुताबिक ही ईंधन के लिए पेमेंट करना पड़ता है। और अब गो फर्स्ट के पास कैश खत्म हो चुका है और तेल कंपनियों के बकाये का भुगतान वो नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर मुश्किल में आ चुकी है गो फर्स्ट एयरलाइन। कुछ आपको इसकी और डिटेल्स यहाँ पर दिखाते हैं। वाइडिया ग्रुप की एयरलाइंस है गो फर्स्ट, और गो फर्स्ट ने 31 मार्च 2004 को 30 विमान जो हैं वो अपने उतारे थे। एयरलाइंस के पास कुल 61 विमान हैं। जुलाई 2022 में पहली बार संकट में आई थी गो फर्स्ट कंपनी। बीते महीनों में इंजन में खराबी के चलते कई विमान नहीं उड़ सके हैं और वही एक वजह रही है कि वित्त वर्ष 2022 और 23 में 1800 करोड़ के घाटे का अनुमान जो है इस कंपनी का लगाया है और इसीलिए अब इस कंपनी ने दिवालियेपन की अपनी जो अर्जी है वो दे दी है।
तो सवाल इंडिया का में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।